बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नजम हमीद और आप देख रहे हैं कश्मीर सोशल रिव्यू। हमेशा की तरह एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नए मेहमान और एक नई कहानी के साथ। और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनकी कहानी बाकी मेहमानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इनका खाना पीना उठना बैठना एक ही चीज़ से शुरू होता है और एक ही चीज़ पे ख़त्म होता है, और वो है क्रिकेट। हमारे ये मेहमान अगरचा रावलाकोट के एक छोटे से गाँव से इनका ताल्लुक है, यहाँ से इन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ किया, लेकिन ये सफ़र करते-करते आज इस टाइम लंदन में मौजूद हैं और वहाँ पे क्लब लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि इन्होंने अपना ये सफ़र कैसे आगाज़ किया और क्या-क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से, फैज़ान अशफाक खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब नजम साहब आपका और आपकी टीम का। पहले तो ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने पे, कश्मीर जो सोशल रिव्यू है ये प्रोवाइड करने पे, और हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि हम इधर आके अपनी बात रख सकें। और जी बिल्कुल, मेरा सफ़र कश्मीर के एक छोटे से गांव दातोड़ से शुरू हुआ, वहीं पैदा हुआ, और अर्ली अर्ली एजुकेशन भी वहीं से हुई मेरी, दातोड़ से। फिर कॉलेज के लिए रावलाकोट से कॉलेज अपना कंप्लीट किया, और फिर आज से तकरीबन 10 साल पहले मैं कश्मीर छोड़ के यूके आ गया था, और फिर यहाँ से एक नए सफ़र का, जो प्रैक्टिकल लाइफ का सफ़र है, उसका आगाज़ यहाँ से हुआ। अच्छा फैज़ान भाई, आप ये बताएँ कि आपने अगरचे सफ़र का आगाज़ तो रावलाकोट से किया, तो आप जैसे कि अभी भी आप माशाल्लाह काफ़ी यंग हैं, तो आप कह रहे हैं 10 साल पहले आप मूव हो गए हैं, तो क्यों इतने अर्ली आपने ये डिसाइड किया कि आपने यूके मूव करना है? ऐसी क्या वजूहात थी जिसके बेस पे आपने ये फैसला लिया? अ, ये एक अलमिया ही कह सकते हैं आप इसको, कि वहाँ पे जो हमारे, जो कश्मीर के अंदर जो एक स्ट्रक्चर है पॉलिटिकली, या जो रियासत ने का एक टूटा-फूटा सा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। कोई हम नौजवानों के लिए उन एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनका फ्यूचर एक तरह से इनसिक्योर है। तो स्कूल से जब आप कॉलेज लेवल पर पहुंचते हैं, तो तब तक आप में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि यहाँ पे हमारा कोई फ्यूचर, आपको कोई कोई लाइट नहीं नज़र आ रही होती है एट द एंड ऑफ द टनल, कि यहाँ पे हम एजुकेशन अगर जारी रखते हैं तो 4 साल बाद, 6 साल बाद हम एक अच्छी जॉब या कोई अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे रिसोर्सेज़ भी इतने नहीं होते, क्योंकि रियासत ने तो हमें कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया होता। तो वो जो एक अर्ली, काफ़ी कॉलेज टाइम में ही मुझे आइडिया हो गया था कि यहाँ पे कुछ तो नहीं है, इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि सूनर और लेटर मुल्क छोड़ना ही है, तो चलो अभी से छोड़ लेते हैं। वहाँ पे जाके जितनी जल्दी एक नई स्ट्रगल शुरू करनी है, वो जल्दी स्टार्ट हो अगर, तो उसके आउटकम भी जल्दी आना शुरू हो जाएँगे। जैसे आपने कहा कि 10 साल गुज़रने के बाद भी मैं जब अभी 30 में दाखिल हुआ हूँ, तो इसलिए वो वहाँ से जल्दी मुल्क छोड़ने का फैसला इसलिए किया कि इनसिक्योरिटी थी, मेरी तरह जैसे सबको ही होती है, मुझे भी। अच्छा फैज़ान भाई, ये बताएँ कि क्रिकेट पे आपने काफ़ी मतलब एक इंटरेस्ट आपका बिल्ड हुआ हुआ है, हर तरह के मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे आपने जो लीग्स कह दें, लोकल क्लब्स लेवल कह दें या इंटरनेशनल क्रिकेट कह दें, आप हमेशा से इस पे आपका तबसरा सुनने में मिलता है। तो क्रिकेट का आपका जो एक ये पैशन है, मतलब एक जुनून की हद तक आप फेमस हैं इस वजह से, तो ये क्रिकेट में आपकी जो इंटरेस्ट था कैसे डेवलप हुआ और आपको कब अंदाज़ा हुआ इस बारे में? क्रिकेट का जो शौक था, या जो पैशन था, वो बिल्कुल बचपन से ही था। जो मेरी अर्ली मेमोरीज हैं वो क्रिकेट की, वो मेरी 5-6 साल की एज से शुरू होती हैं। जब 1996 का वर्ल्ड कप था, तो 6 साल उस वक़्त मैं 6 साल का था। उस वक़्त जो वर्ल्ड कप चल रहा था पाकिस्तान इंडिया, और वो जो हाइप थी सारी, वो मेरी अर्ली मेमोरी है जब क्रिकेट देखा। और क्योंकि हमारे हर घर में क्रिकेट देखा जाता है, डिस्कशन होती है, तो हमारे घर में भी होता था। बड़े भाई वो भी क्रिकेट से इंटरेस्ट थे, खेलते थे और देखते भी थे। वहां से डब से हमारा क्रिकेट शुरू होता है हर घर में। कश्मीर में ये डब, या अपने घर की जो छत है, उससे शुरू हुआ। तो वक्त के साथ साथ जो फिर एज के साथ साथ एज बढ़ती गई और ये पैशन भी बढ़ता गया। फिर खुद खेला वहां पे, जो क्रिकेट जिस भी शक्ल में मौजूद है वो खेलते रहे, और जो शौक था वो भी बढ़ता गया। अच्छा फैज़ान भाई, ये बताएँ कि अमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये होता है कि जो पेरेंट्स या सोसाइटी होते हैं वो मतलब स्पोर्ट्स के हवाले से इतने वो सपोर्टिव नहीं होते। तो जी। आपके घर के मतलब या सोसाइटी के क्या तासरात थे? आपका क्योंकि इतना पैशन था,
क्रिकेट के हवाले से। तो आया कि आपका जो घर वालों का रोल था और जो सोसाइटी का रोल था, वो पॉज़िटिव था इस बारे में या नहीं? जी, आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ पे सपोर्ट नहीं होती घर की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से। मुझे भी हमारे घर में भी मैं चूँकि मेरा टाइम ग्राउंड में और जो स्कूल में टाइम गुज़रता था, वो स्कूल के बाद ग्राउंड में ही ज़्यादा टाइम गुज़रता था। ग्राउंड से घर आके कोई मैच चीज़ अगर चल रहे हों, तो टीवी के सामने भी क्रिकेट ही तो मेरा जो वक़्त था, वो क्रिकेट पे ज़्यादा गुज़रता था। तो वो घर वाले यही कहते थे, जो हर घर की स्टोरी है वहाँ पे, कि अपने बच्चों को वो आप बताते हैं कि इसमें आपका फ्यूचर नहीं है, ये इतना टाइम इन्वेस्ट ना करें, स्पोर्ट में फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वही बात फिर आ जाती है कि फ्यूचर है भी नहीं। वहाँ से कश्मीर में से उस टाइम तक कोई क्रिकेटर आगे नहीं गया था हुँ, नेशनल लेवल पे, या इवन पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट तक, कौमी क्रिकेट को तो छोड़ें, डोमेस्टिक क्रिकेट तक भी नहीं गया था कश्मीर से कोई लड़का, जिसकी एग्ज़ैक्टली। वजह से हम अपने पेरेंट्स के सामने एक बात रख सकें कि देखें ये गया है, हम हमारे लिए भी चांस हो सकता है, हम भी अच्छे हैं। तो उस टाइम तक तो कोई नहीं था, इसलिए घर वालों की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, इवन जो हमारे जो सीनियर दोस्त थे रकीब संधू, उनकी तरफ से भी यही मुझे हमेशा यही सुनने को मिला कि इस तरफ इतना टाइम इन्वेस्ट करने की या इतनी एनर्जी पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका फ्यूचर नहीं है। हुँ। तो सपोर्ट नहीं थी बिल्कुल, घर की तरफ से भी और सोसाइटी की तरफ से भी। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फैज़ान भाई ये बताएँ आपने माशाल्लाह यहाँ भी काफ़ी अर्सा तकरीबन 20-22 साल यहाँ क्रिकेट खेला है और उसके बाद आप यूके मूव हुए, वहाँ आप माशाल्लाह से क्लब की तरफ से भी खेले हैं, आपने सरे चैंपियनशिप भी खेली है। तो क्या मेन डिफरेंस आपने फ़ील किया है यहाँ के क्रिकेट में और यहाँ वहाँ के क्रिकेट में? क्या कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, कोई स्ट्रैटेजीज़ का डिफरेंस है? क्या चीज़ मेन डिफरेंस आपने क्या नोटिस किया है इनमें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जो डिफरेंस की बात की हमारे यहाँ और यहाँ, यूके में जो क्रिकेट है, इस या जो क्रिकेट का एक सेटअप है, इसमें बहुत मैसिव डिफरेंस है। जैसे आप कह लें कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसे यहाँ पे क्रिकेट स्कूल लेवल से लेके फिर कॉलेज लेवल, फिर लीग क्रिकेट, फिर अंडर 19, सब कुछ एक चैनलाइज़ हुआ हुआ है कि आपके लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए या जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए एक एक रोड मैप है कि आप अगर टैलेंटेड हैं, आप अगर स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, तो ये रास्ता है, आप इस पे चलें, खेलें। बल्कि वो ग्रूम करते हैं, बच्चे में जिसमें देखते हैं टैलेंट है, उसको ग्रूम करके आगे ले आते हैं। और ये जो आप फिर हमारे सामने जो टीवी स्क्रीन्स पर आते हैं, ये जोस बटलर वगैरह, और ये उसी की एक प्रोडक्ट होती है, जो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, उस सिस्टम से गुज़र के ये लोग आते हैं और यहाँ पे फिर हमें नज़र आते हैं। और टैलेंट आप देख लें कैसे ग्रूम हुआ होता है। और हमारे यहाँ ये है कि जो वहाँ पे क्रिकेट खेली मैंने, 5-6 साल तो वहाँ पे क्रिकेट खेली, सब अच्छे प्लेयर्स की, जो हमारे कश्मीर की बात करते हैं, पाकिस्तान को भी नहीं डिस्कस करते। वहाँ पे अलमिया ये है कि कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं क्रिकेट का। जो हम लोग खेलते हैं वहाँ पे, वो टेप बॉल से, वो पाकिस्तान में भी खेली जाती है टेप बॉल, जैसे कश्मीर में है, लेकिन पाकिस्तान में भी फिर एक सिस्टम किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है डोमेस्टिक का। फिर टेप बॉल से जो डोमेस्टिक में जाते हैं, वहाँ से जो अच्छे होते हैं वो नेशनल सतह पे आ जाते हैं। लेकिन जो कश्मीर है, वहाँ पे टेप बॉल से शुरू होता है और टेप बॉल पे ही खत्म होता है, क्योंकि आगे कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें जाएँ आप अपने आप को शो करवा के, एक्सप्रेस करके आप पाकिस्तान में जाएँ फिर, या इंटरनेशनल सतह पर आप अपना आप दिखा सकें। तो वहाँ पे तो है ही नहीं। अगर होता तो फिर हम डिस्कस करते कि उस सिस्टम में और जो यूके में सिस्टम है उसमें क्या फ़र्क है। तो कश्मीर में तो सिस्टम है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक अलमिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फैज़ान भाई ये बताएँ आप खुद भी माशाल्लाह से एक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट भी रहे हैं और आगे अभी भी लाइफ़ में भी आप प्रोग्रेसिव आपको कंसिडर किया जाता है। तो हमारे यहाँ ये एक मतलब जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं मोस्टली या लेफ्ट वाले जिनको हम कहते हैं, वो उनका एक ये तज़िया होता है कि ये जो क्रिकेट है ये एक कॉलोनियल माइंडसेट है। ये मतलब वो कहते हैं उनका अमूमन यही जुमला होता है कि अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अभी बाकियात छोड़ गए। तो आप हुँ। इस बारे में क्या कहते हैं कि क्रिकेट आया कि वाक़ई कॉलोनियल एक चीज़ रह गई है यहाँ पे या क्या इसके मुतालिक क्या आपका ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, और जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी बैकलैश का सामना या क्रिटिसिज़्म का सामना रहता है कि आप ये लॉर्ड्स की गेम है, ये व्हाइट एलीट क्लास की गेम है, आप इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, इस पे इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट करते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रोग्रेसिव दोस्तों की वजह से भी ये बात की जाती है। तो ये बात दुरुस्त है कि क्रिकेट कॉलोनियलिज़्म में शुरू हुआ, व्हाइट एलीट क्लास ने स्टार्ट किया, और उनके जब शुरू हुआ क्रिकेट, तो
14वीं 15वीं सदी में तो जो वाइट एलीट क्लास थी, जो प्राइवेट स्कूल्स की जो बच्चे थे, जो प्राइवेट स्कूल उस वक्त भी एलीट क्लास ही जाती थी और आज भी प्राइवेट स्कूल में एलीट क्लास ही जाती है। तो उनका ये खेल था। फिर वो जहाँ जहाँ जो अपना मुल्क अपना छोड़ के हिंदुस्तान गए, जो उस वक्त का मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, वहाँ अफ्रीका और फिर कैरेबियन, जहाँ जहाँ इनकी ब्रिटिश कॉलोनियल गए, वहाँ पे क्रिकेट भी साथ गए। अपनी बाइबल्स और कहते हैं कि अपनी बाइबल्स और जो अपना सूटकेस में उसमें इनके बॉल्स और बैट भी होते थे जब ये जाते थे दूसरे मुल्कों में। तो शुरू तो उन्होंने किया, लेकिन ये उनका रहा नहीं है खेल, उनसे एक तरह से छीना गया। मुझे रिसेंटली एक दोस्त ने एक बुक मेंशन की थी, जो CLR जेम्स, जिन्होंने इस पे काफी लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। इस जो आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड के ये शुरू तो वाइट एलीट क्लास ने या लॉर्ड्स ने किया, लेकिन उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी भी दी। एक जो कॉलोनियलाइज्ड लोग थे उनको ये अपॉर्चुनिटी भी दी कि आप इनसे खेल कर अपना आप एक्सप्रेस करके आप इनसे इनके खेल में इनको शिकस्त दे के अपना जो सेंस ऑफ जो इमोशनल फ्रीडम है, या जो आपका जो आइडेंटिटी डिसफिगर्ड की गई है, वो आप वापस ले सकते हैं। बिल्कुल। तो बात बिल्कुल ठीक है, और ये दुरुस्त वहां साबित हुई जब 1984 में इंग्लैंड आई, वेस्ट इंडीज की टीम, जो उस वक्त की जो माइकल होल्डिंग और आलिया वो के नाम से मशहूर जोल थी। गार्नर और मेलकम मार्शल, उन लोगों पे वो लोग जब स्क्वाड में थे, तो वो आए यहाँ पे इंग्लैंड में 1984 में, तो वो 5-0 इंग्लैंड को हरा कर गए। और जब वहाँ पे 1984 में जो प्रेस थी, जो मीडिया था, उनको जब उन्होंने इंटरव्यूज दिए विव रिचर्ड्स और माइकल होल्डिंग वगैरह ने, तो उन्होंने उनको बताया कि विव रिचर्ड्स के वर्ड्स थे, वो बड़े मशहूर हुए थे उस टाइम के, वी वर ऑन मिशन। और माइकल होल्डिंग ने कहा था कि इट वाज नॉट जस्ट क्रिकेट, इट वाज समथिंग बियॉन्ड क्रिकेट। तो क्योंकि जब कॉलोनियल दौर में आप अगर उसमें जाए ना कि कॉलोनियल दौर में क्रिकेट कैसा था, तो वहां पे इतना बुरी तरह इस्तेसाल होता था जो ब्लैक कैरिबियन थे उनका, कि उनको क्रिकेट खेलने की इजाजत ही नहीं थी। उनका काम था कि वो जो व्हाइट एलीट जब खेलती थी, लॉर्ड्स वगैरह जो इनके मास्टर्स थे, वो जब खेलते थे, तो इनकी जो स्याफाम लोग थे, इनकी ड्यूटी ये होती थी कि ये गंदम के खेतों से जाके बॉल ढूंढ के लाएंगे उनके लिए, और वो उन गंदम के खेतों से होके बॉल ढूंढ के इतनी जोर से फेंकते थे, ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कि हम में भी जान है, हम भी खेल सकते हैं। अपना एक वो नेशनल कीपर को या अंपायर को नहीं, बल्कि उससे भी बाहर चली जाती थी, उससे भी वो इतनी जोर से फेंकते थे। तो जब 1835 में ये गुलामदारी दौर खत्म हुआ, स्लेवरी खत्म हुई, तो फिर व्हाइट क्लास ने उनको फिर बुलाया कि आप भी आके खेलो, लेकिन खेलो ऐसे कि आप सिर्फ बॉलिंग करो। उनको बैटिंग करने की फिर भी इजाजत नहीं थी, जो स्याफाम लोग थे। तो जो उन्होंने कॉलोनियल दौर में जो जो एगनी बर्दाश्ती थी, जो सफर किया था, जो उन स्याफाम लोगों ने, वो फिर उन्होंने ग्राउंड में आके वो एग्रेशन शो किया। उसी की एक कड़ी है कि फिर हमने देखा कि जब वेस्ट इंडीज की टीम को इंटरनेशनल स्टेटस के बाद जब वो इंग्लैंड आई, तो उन्होंने कितने एक फियरसम बॉलर्स की शक्ल में वो वही एग्रेशन था, उसी की कड़ी थी कि वो ग्राउंड पे आके निकालते थे, और पूरी दुनिया में उनका एक धूम मच गई कि खतरनाक अटैक है उनका, काली आंधी, या इस तरह के उनको नाम भी दिए गए। तो कहने का मकसद ये है कि शुरू तो उन्होंने की, कॉलोनियल जो व्हाइट मास्टर्स थे उनके, उन्होंने शुरू की, लेकिन जो स्याफाम लोग थे जिन्होंने सफर किया, उनको ये अपॉर्चुनिटी बहरहाल मिली। अच्छा फैजान भाई, ये बताएं कि क्रिकेट का पॉजिटिव इम्पैक्ट आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी के लिए क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है क्रिकेट की गेम जो है? देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो बहुत सारे हैं, जिसमें क्रिकेट के या किसी भी स्पोर्ट के एड सोसाइटी पर पड़ते हैं। क्रिकेट का ये है कि ये एक तो आप कोई भी स्पोर्ट खेलें, उसमें आपकी जो मॉरल ट्रेनिंग होती है वो होती है। आपको डिफरेंट सिचुएशन में आप जब पढ़ते हैं तो उसको किस तरह रिएक्ट करना है, वो आपकी ट्रेनिंग होती है। डिसिप्लिन सिखाती है गेम आपको। ये क्रिकेट आपको इंडिविजुअली आपकी जो करेक्टर बिल्डिंग है वो करता है।
आपको हारना, जीतना, फिर हार कर कैसे रिएक्ट करना है, जीत कर कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी एजुकेट करता है क्रिकेट बेसिकली मेरे नज़दीक। और अगर आप सोसाइटी पे इसके असरात देखें तो ये डिफरेंट कल्चर्स को मिक्स करता है, लोगों को करीब लाता है। जैसे आज देख लें आप आईपीएल या जो लीग्स हो रही हैं दुनिया में, आज स्याफम लोग, वाइट, इंडियन सारे मिक्स होके खेल रहे हैं। हमारे यहाँ भी ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट ही एक ऐसी चीज़ है जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो क्राइसिस है वहाँ पे, उनकी वजह से जो कौमियत हैं डिफरेंट, सिंधी, बलोची, पठान, इन सबको अगर कोई चीज़ यूनिफाई करता है तो वो क्रिकेट है। इसकी वेस्ट इंडीज़ की फिर मिसाल दूँगा कि वेस्ट इंडीज़ ऐसी कंट्री है जो डिफरेंट 10 तकरीबन डिफरेंट सोवरेन नेशंस को वो रिप्रेजेंट करती है। ट्रिनिडेड, गयाना वगैरह, जिनके अपने डिफरेंट झंडे हैं, डिफरेंट उनके एंथम्स हैं अपने, लेकिन जब क्रिकेट वो एक टीम बन के खेलते हैं उनको यूनाइटेड करता है। जैसा इंडिया में है, पाकिस्तान में है, और ऐसे ही अगर कल फ्यूचर में कश्मीर में कोई सेटअप बनता है या हम स्ट्रक्चर बनता है क्रिकेट का, तो हमें भी जैसे गिलगित है, गिलगित के लोग हैं, हम कश्मीरी हैं या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीरी है, जिनके डिफरेंट ज़बानें हैं, डिफरेंट कल्चर है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज़ हो सकती है या स्पोर्ट कोई भी कि जो हमें यूनिफाई कर सकती है। सही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा फैज़ान भाई नेक्स्ट आप हमें ये बताएँ कि मतलब क्रिकेट लास्ट 2 डेकेड्स में बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो गया है। मतलब हमने देखा था कि अब टी20 उसके बाद टी10 तक बात पहुँच गई है। तो ये जो एक विद द पैसेज ऑफ टाइम एक एवोल्यूशन आ रही है क्रिकेट में, जो फ़ास्ट हो रहा है, साथ-साथ कमर्शियल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसका क्या इम्पैक्ट है क्रिकेट पे? आया कि ये कोई पॉज़िटिव चीज़ है या नेगेटिव? इस पे क्या असरात पड़ेंगे क्रिकेट में? ये पॉजिटिव भी है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव ये है कि क्रिकेट में पैसा इन्वॉल्व हो गया है, कमर्शियलाइज़ हो गया है, ग्लैमराइज़ हो गया है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो उसकी वजह से फ़ास्ट हो गया है क्रिकेट, उसकी वजह से जो असल क्रिकेट था, जिसको मैं असल क्रिकेट समझता हूँ, टेस्ट क्रिकेट, उस पे इसके वो अंडर द डार्क क्लाउड्स आ गया है कि उसका फ्यूचर इनसिक्योर हो गया है। जो मुख्तलिफ पाकिस्तान है जैसे या इंडिया है, इन जहाँ पे लीग्स ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे ये है कि जो यंग बच्चे हैं या जो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, पहले ये था कि उनका एक अल्टीमेट गोल ये होता था कि टेस्ट टीम में जाना है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को ही असल क्रिकेट समझा जाता था। अब उनका ये है कि लीग क्रिकेट में भी चले जाएँ, पीएसएल या आईपीएल तक चले जाएँ तो अपनी लाइफ ठीक है, बस अपना करियर बन जाएगा, अर्निंग होती रहेगी। तो वो टेस्ट क्रिकेट उनकी प्रायोरिटी नहीं रही है, अब लीग क्रिकेट प्रायोरिटी बन गई है। जिसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर मेरा नहीं ख्याल कि वो लंबे अरसे तक टेस्ट क्रिकेट रहेगा। तो अच्छी चीज़ ये हुई है क्रिकेट का जो ये ग्लैमराइज़ होने से या कमर्शियलाइज़ होने से, कि पहले क्रिकेट में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी लड़कों के लिए। इंडिया अब देखें कितना बड़ा मुल्क है। 100 करोड़ से उसकी ज़ायद आबादी है, पाकिस्तान 22 करोड़। वहाँ पे आपके पास 5-6 टीमें या 8-10 टीमें जो डोमेस्टिक की हैं, उसमें आप जा सकते थे, या उससे होकर फिर आप नेशनल टीम में जा सकते थे, जो 11 लड़कों की टीम होती है। अब ये है कि लीग्स आ गई हैं। अब शाहनवाज़ दानी, जो आपने देखा होगा, रिसेंटली एक स्टोरी थी, सक्सेस स्टोरी, जो हड़ताल सिंध के एक दिहाड़ीदार का बेटा था, खुद भी दिहाड़ी लगाता था, और अब वो पीएसएल में आके उसका सारी दुनिया ने देखा कितना टैलेंटेड है और उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो गया है। इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी देता है लोअर क्लास को, पिसे हुए तबकात को, कि वो उनके बच्चों को कि वो आगे आएँ और अपना आप दिखाएँ, टैलेंट शो करें और फिर पैसा भी कमाएँ। जी। उनका जो पूरा करियर बन जाता है। तो इसलिए पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी है सोसाइटी पे और नेगेटिव भी है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएँ कि फ़ैज़ान भाई आपने तो अर्ली लाइफ़ में काफ़ी मतलब डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की हैं यहाँ में कश्मीर में भी, फिर आप वहाँ मूव हो गए। तो आपका जो हमारी आने वाले नौजवान नस्ल है, उसके लिए क्या मतलब एक मैसेज होगा या आप उनको क्या कहेंगे? जो हर्डल्स आपने फ़ेस किए हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस या जो चीज़ें मुश्किलात का सामना आपने किया है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे उनको वो सारी चीज़ें फ़ेस ना करनी पड़ें? नौजवानों को मेरा यही मैसेज है कि आप अपनी एजुकेशन और जो आपकी पॉलिटिक्स वगैरह जो भी जिसमें भी आप हिस्सा लेते हैं, जिसका भी आप हिस्सा हैं, उसके साथ-साथ स्पोर्ट में भी आप जो हमारे यहाँ कश्मीर में जो
बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग या कॉलेज में, सबका स्पोर्ट की तरफ रुझान होता ही है, क्रिकेट की तरफ या वॉलीबॉल की तरफ या किसी ना किसी स्पोर्ट की तरफ। तो अपनी एजुकेशन के साथ-साथ, पॉलिटिक्स के साथ-साथ स्पोर्ट की तरफ अगर आपका रुझान है, तो उसको भी आप मायूस ना हों कि हमारे पास इसमें फ्यूचर नहीं है अब, क्योंकि अब हालात चेंज हो चुके हैं। हमारे टाइम पे या हमारे टाइम से पहले हालात बहुत डिफरेंट थे। कोई मीडिया इतना एडवांस नहीं था। अब टैलेंट छुपता नहीं है। आपको एक याद होगा लड़का हमारा रिसेंटली जिसकी बोसागला का वो लड़का था आकिब लियाकत, बिल्कुल। जिसकी आप हमारे यहाँ वो एक ग्राउंड है लोकल सा मैदान में हाँ, चिरूटी में, हाथ तोड़ वहाँ के पे उसकी वो बॉलिंग कर रहा था और उसकी एक वीडियो बना के किसी ने सोशल मीडिया पे डाल दी और वो मिलियंस लोगों ने देखी। फिर वहाँ से वो उसको एकेडमी में ले जाया गया और अब चांस है कि वो पीएसएल तक या जैसे सलमान इरशाद की हुँ, मिसाल है पीएसएल के लिए, वो भी आकिब लियाकत भी चला जाएगा। तो आज ये अपॉर्च्युनिटी बहरहाल है कि टैलेंट छुपेगा नहीं, टैलेंटेड हैं अगर आप तो आप कहीं न कहीं ज़रूर पहुँचेंगे। ये नहीं होगा कि आप टैलेंट होने के बावजूद आपको चांस ना मिले। आज चांस है आगे जाने का। आप इसलिए क्रिकेट में अगर आप सलमान इरशाद को एक आप रोल मॉडल बना के अपना तो चलें आपके आज घर में भी स्पोर्ट है, सोसाइटी में भी आज स्पोर्ट बहरहाल है, जो हमारे टाइम पे नहीं थी या हमसे पहले जो क्रिकेटर्स थे हमारी सोसाइटी में उनके पास नहीं थी, जो आज है। तो इसलिए इस पे भी फ़ोकस करें, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, अपनी फिज़िकली, मेंटली अपने आप को डेवलप करें, ट्रेनिंग करें। तो आगे फ्यूचर आपका आगे आने वाले वक़्त में मज़ीद हालात बेहतर होंगे। हमारे कश्मीर में भी शायद इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बन जाए जो लीग्स वगैरह का, तो इसलिए मेरा मैसेज यही है कि मेहनत करें। स्पोर्ट में अगर आप हैं तो उसको सीरियसली लें, मेहनत करें, डेडिकेशन से खेलें तो फ्यूचर आपका है। अच्छा तो ये बताएँ फैज़ान भाई कि वापस आपका कश्मीर में आकर अगर आपको चांस मिले, तो क्या आपका प्लान है? आप क्रिकेट के लिए मतलब क्रिकेट के वेलफेयर के लिए या क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहेंगे आप? क्रिकेट की वेलफेयर के लिए मेरी कुछ अपने जो करीबी दोस्त हैं उनसे बात भी उनसे बात भी चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो यूके में जो एनजीओज़ वगैरह जो क्रिकेट को फंड करती हैं, उनसे भी बात करके हम वहाँ पे चूँकि जो क्रिकेट है वो टेप बॉल क्रिकेट है, 8 बॉल की क्रिकेट जो असल क्रिकेट है उसके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, कोई अकेडमीज़ नहीं है, कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो मेरा हमारा ये है कि हम कुछ यहाँ पे जो दोस्त हैं वो मिल के कुछ एनजीओ से भी बात करके वहाँ पे एक अपने लोकल एरिया में दातोट में एक ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को मुहैया करना चाहते हैं जो स्कूल जाते हैं बच्चे, कोई एकेडमी बना के वहाँ पे उनको बॉलिंग मशीन्स लगा के नेट्स लगा के दें, जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सकें और स्कूल के बाद या जो भी उनका टाइम है, उनके पास फ्री टाइम होता है, वहाँ पे आके वो प्रैक्टिस करें। इसी तरह से एक सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, जो बच्चों से लेकर वहाँ पे खेलें। फिर ग्राउंड्स हमारे यहाँ ग्राउंड्स नहीं है, गार्ड बॉल जहाँ पे क्रिकेट खेली जाए। बेड़ी में एक बन रहा है और दातोड़ में भी कोशिश होगी कि हमारी कि वो जो बिल्डिंग का इश्यू है वो हल करके तो वहाँ पे ग्राउंड्स बनवाएँ। ग्राउंड भी एक बुनियादी चीज़ है और दूसरा ये है कि वहाँ पे नेट्स नहीं है, अकेडमीज़ नहीं है, तो हमारा ये है कि अकेडमीज़ बनाने की तरफ जा रहे हैं हम और इंशाअल्लाह जल्दी अपना जो हमारा लोकल दातोड़ शहर है उसमें इस तरह की बनाएँगे और फिर वहाँ से एक हमें देख के रावलाकोट में भी कोई शुरू करे शायद या इस तरह के एक बनाने का हमारा है प्रोग्राम। बिल्कुल ऐसा ही है। आप रावलाकोट वालों को देख के हो सकता है मीरपुर में इसी तरह ये चीज़ फैलती जाएगी। अच्छा जाते-जाते एक और सवाल आपसे फैज़ान भाई ये है कि आप वहाँ पे क्लब लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सुनने में ये आया कि आपका मैच हो जिस दिन या कुछ तो आप जॉब से ऑफ ले लेते हैं, क्या ये सही है या अफ़वाह की हद तक ही है ये? नहीं, ये बात ठीक है कि जिस दिन मेरा अपना मैच होता है उस दिन अगर मेरी जॉब भी हो तो फिर मैं अपने क्रिकेट को ही प्रेफ़र करता हूँ जॉब उस दिन में। क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्रिकेट खेलने की आपकी एक लिमिटेड एज तक आप खेल सकते हैं, क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। 35 तक या 40 तक, मैक्सिमम 45 तक अगर आप मिसबा की तरह फिट हैं तो 45 तक आप खेल सकते हैं। तो काम जो आपकी अर्निंग है वो आप 45 नहीं बल्कि 50, 60, 70s तक अगर आप ज़िंदा हैं तो 70s तक अर्निंग जारी रहती है, जॉब वगैरह आप करते रहते हैं। तो ये जो टाइम है इसको मैं यूटिलाइज़ करता हूँ स्पोर्ट की तरफ के अब एक सर्टेन एज के बाद तो मैं खेल नहीं सकूँगा, काम या अर्निंग वो तो चलती रहेगी सारी ज़िंदगी। तो इसलिए मैं तो अगर मेरा मैच भी हो और जॉब भी हो तो मैं मैच को प्रेफ़र करता हूँ और क्रिकेट खेलता हूँ। बहुत सही, बहुत अच्छी। ये हमारे तमाम नौजवानों के लिए एक तरह की एडवाइस ही होगी
क्योंकि उन्होंने अपनी जिससे कि मतलब जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो सेट करने में उनके लिए काफ़ी आसानी होगी। फैज़ान भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। इंशाअल्लाह फिर किसी दिन आपसे मज़ीद क्रिकेट के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आपसे टाइम लेंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।